जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से सुबह खैर एंड खुश आमदीद। बात करेंगे भाई, एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है मेरे पास, लेकिन उस स्टोरी का जो करैक्टर है वो मेरे साथ यकीनन इस वक्त जो है गेस्ट हैं बैठे हुए हैं, वो खुद अपने बारे में बताएंगे। लेकिन थोड़ी सी मैं चाहूँगी आपको स्टोरी इनके बारे में बताऊँ कि भाई कोयटा से इनका ताल्लुक है और ये 35 ईयर्स के हैं। मोहम्मद सादिक काकड़ कभी स्कूल नहीं गए, हैरान कुन बात है, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन इनके नाम के साथ जो है ना डॉक्टर लगा हुआ है। स्टोरी पहले आपको बता दूं, फिर बताती हूँ कि डॉक्टर नाम कैसे लगा इनके नाम के साथ। लेकिन उन्होंने यूरोप की यूनिवर्सिटी से कानून के शोबे में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली है। डॉक्टर मोहम्मद सादिक काकड़ ने बेल्जियम से कानून में पीएचडी किया। इनके पढ़ने के शौक और हिम्मत ने हर मुश्किल को जो है आसान कर दिया। कहते हैं ना कि अगर आपको कोई जज्बा, कोई लगन हो तो कभी भी रास्ते में आने वाली मुश्किल जो है वो आपको मुश्किल नहीं लगती, बल्कि आसानियां अल्लाह ताला खुद ब खुद पैदा करता है। तो पहले फारिगुल तहसील आलिम हैं जिन्होंने कानून में पीएचडी की डिग्री हासिल की है और पाकिस्तान से पीएचडी स्कॉलरशिप टेस्ट में टॉप करके ये बेल्जियम गए और अभी लास्ट मंथ जो है ये वापस आए हैं वहाँ से डिग्री लेके और इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए। इनसे ही मिलते हैं और पूछते हैं कि ये मदारिस से निकल के एकदम से ये पीएचडी की डिग्री कैसे मुमकिन हुआ। तो मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। पता नहीं कितनी ईमानदारी, कितनी सफाई से, कितनी अच्छी तरह से मैं आपकी स्टोरी बयान कर भी पाई या नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अल्फाज से बयान की। बहुत शुक्रिया। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। कैसी मोटिवेशन थी खुद आपको कि आप एक मदरसे से निकल के आप बेल्जियम चले गए, यूरोप गए और वहाँ से आपने फिर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की? मदरसे से निकलने के बाद तो ये कभी नहीं सोचा था कि यूरोप जा पाऊँगा या फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन लूँगा। जी। 2008 में मेरे मदरसे से फ़रागत है, यही कराची से मैंने पढ़ा है, जामा बिन नूरिया साइड कराची। वहाँ से 2008 में फ़ारिग होने के बाद बस ये था कि कुछ पढ़ना है, कुछ असरी उलूम की तरफ। जिस तरह बदकिस्मती से हमारे मुल्क में दीनी उलूम का एक अलग सेटअप है और असरी उलूम का एक अलग सेटअप है, तो कुछ ये ख्वाहिश थी कि कुछ पढ़ना है असरी उलूम की तरफ। तो फिर मैंने वहाँ से असरी उलूम में लॉ की तरफ मेरा रुझान था, शौक़ था, तो मैं लॉ करने इस्लामाबाद चला गया। जी। फिर 2008 से लेकर 2020 तक स्ट्रगल ही चलती रही, जब तक मैंने टेस्ट में टॉप नहीं किया बलूचिस्तान से। तो 2020 में जब मैंने टेस्ट में टॉप किया तो फिर मेरे लिए रास्ते खुल गई और फिर मैं बेल्जियम पीएचडी करने जा पहुँचा। डॉक्टर साहब इतना आसान तो नहीं था ना, इतना आपने कहा इतनी मुश्किलात आई, ये सफ़र ऐसा था। किसने आपको मोटिवेट किया कि आप इस तरफ आए कि मदरसे से निकल के, वरना आपने खुद कहा कि ऐसा सेटअप होता ही नहीं कि सोच हो कि आप बाहर जाके तालीम हासिल करेंगे? असल में इसमें दो तीन चीज़ें थी जो स्ट्रगल थी मेरे सामने। जी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सबसे जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि मैं कुछ करना चाह रहा था, दरवाजे बंद थे। मदरसे से निकला था तो मदारिस के तलबा के लिए तो आसानियाँ नहीं होती, रास्ते उनके लिए बंद होते हैं। तो 2-3 साल सिर्फ उस स्ट्रगल में मैंने गुजारे कि मुझे किसी तरह लॉ में दाखिला मिल जाए। तो डॉक्टर साहब किसका दरवाज़ा जो है वो खटखटाया आपने सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि मेहनत थी और वालिदैन की दुआएँ थी। क्योंकि स्ट्रगल इस तौर पे मैंने की कि जब मैंने कहा कि मैंने लॉ करना है तो करना है, उसके लिए मैंने 2 साल वेट किया सिर्फ एडमिशन लेने के लिए, कि मेरे पास मदरसे की सनद थी और मुझे लॉ में दाखिला नहीं मिला। तो फिर आपको किसने वेलकमिंग किया कि कहा कि आए, हम आपको मौका देते हैं? किसी ने मौका देने के लिए वेलकम नहीं किया, लेकिन मैंने खुद स्ट्रगल करके जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की। तो हमारे जो नौजवान आपको इस वक्त देख रहे हैं वो स्ट्रगल क्या थी? कोई ऐसी बात जो आप लाजमन शेयर करें कि आपने कहा ना इतने साल स्ट्रगल में पहले गुजरे, उसके बाद जाके अब ये डॉक्टरेट की आपने डिग्री हासिल की। इतना आसान नहीं है कहना कि यूनिवर्सिटी गए नहीं और आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई। ये मेहनतें हैं इसके पीछे। नहीं, नौजवानों को तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर हम ये कहें कि कोई आके हमारी हेल्प करें तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तो ये चीज़ मेरी स्टोरी में कम से कम गलत मैं कहूँगा उसको। क्योंकि बेसिक चीज़ आपकी अपनी मेहनत है, उसके बाद फिर लोग हेल्प भी करते हैं, रास्ते भी दिखाते हैं। और अगर आज 2025 में मेरे पास पीएचडी की डिग्री है तो ये सफ़र मदरसे से भी पहले, यानी मदरसे की तालीम से ही शुरू हुआ है, और फिर अगर असरी उलूम में तो 2008 से शुरू हुआ है। तो ये एक लंबी स्टोरी है, स्ट्रगल है। तो अगर नौजवान मेहनत करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि कामयाबी उनको मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, जब मदारिस में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, उनके लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो लगता है कि आगे जब बाहर की दुनिया में आएंगे वो वहाँ पे उस तरह एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सबकी सोच ये है, उनके लिए पॉजिटिव सोच उस लिहाज से है नहीं कि वो जिस तरह हम अपने बच्चों को जिस तरह मॉडर्न दौर से रोशनास कराते हैं उस तरह वो होती नहीं है उनकी तालीम वहाँ पे। तो क्या ऐसा ही है? नहीं, तालीम के लिहाज से तो उसमें कोई कमज़ोरी नहीं होती। सोशल साइंसेज़ की फील्ड है, आप उनको सोशल साइंस से कंपेयर करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। जी। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम मदारिस के तलबा को साइंस और इंजीनियरिंग से कंपेयर कर रहे होते हैं
कि वो डॉक्टर क्यों नहीं बन रहे हैं, वो इंजीनियर क्यों नहीं बन रहे। तो सोशल साइंस की फील्ड में आप उनको कंपेयर करें, अभी जो मौजूदा दौर में मदारिस के स्टूडेंट से आपको शरिया एडवाइज़र भी मिलते हैं, बैंकों के जो फाइनेंसिंग करते हैं उनको शरिया एडवाइजरी देते हैं, आपको वकील भी मिलते हैं, जजेस भी मिलते हैं। तो जो सोशल साइंसेस की फील्ड है, अगर उनमें कंपेयर करेंगे तो हमें सेटअप में कोई ख़राबी नहीं मिलेगी। कमियां तो बहुत सारी होंगी, हर सिस्टम में होती है। दूसरी तरफ अगर हम उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, या हम कहते हैं सोसाइटी में वो कैसे मज़ीद पॉजिटिव किरदार अदा करें, तो फिर वो जो स्टेक होल्डर्स है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जी। अब जिस तरह मैं अपनी मिसाल लूँ, अगर मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, दरवाजे बंद हैं, मेरी तरह जो है वो हज़ारों और स्टूडेंट हैं, वो आना चाहते हैं, वो लॉ की फ़ील्ड में, वो फाइनेंस की फ़ील्ड में, वो किसी और फील्ड में अपने जो सलाहियतें वो सामने लाना चाह रहे हैं, लेकिन दरवाजे बंद होते हैं, उनकी जो असनाद होती है वो इस लेवल पे रिकॉग्नाइज़ ही नहीं होती कि वो एडमिशन तक ले सकें। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने खुद भी कहा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो इस लेवल पे होते ही नहीं है कि आप आगे जाके एडमिशन ले सकें। तो आप समझते हैं कि अभी आप एक ज़ाहिरी बात है, आप फर्स्ट हैं जो कि यूरोप जाके डिग्री लेकर आए, तो आप समझते हैं कि आपके इस उससे देख के इसको मोटिवेशन मिलेगी लोगों को भी, स्टूडेंट्स को भी और मदारिस वालों को भी, कि वो इसके लिए काम करें कि लाजमन उनकी जो असनाद हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको कोई वैल्यू किया जाए? असनाद और सर्टिफिकेट्स की वैल्यू करना ये मदारिस और मदारिस के स्टूडेंट का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट सतह का काम है, स्टेक होल्डर्स का काम है। और मैं ये समझता हूँ बदकिस्मती से अगर किसी मीटिंग में स्टेक होल्डर की तरफ से कोई बंदे बैठे हैं तो वो सिस्टम को समझ ही नहीं पाते हैं। उनके जहन में वही चल रहा होता है कि मदारिस के स्टूडेंट तो उनको कुछ नहीं आता, या उनके असनाद इस काबिल नहीं है कि हम उनको जो है ना रिकग्नाइज़ करें। तो मेरे ख़्याल में इस लेवल पे उन लोगों को बिठाना चाहिए, उन लोगों के साथ मीटिंग्स करनी चाहिए जो सिस्टम को समझते हों और सिस्टम को बेहतर बनाएं, फिर बेहतर बनाएं, तभी हम किसी पॉजिटिव रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। जब मीटिंग में वो लोग बैठे हों जो मदारिस का सिस्टम भी समझते हों, वहाँ की कमज़ोरियाँ भी उनको पता हो। मैं ये नहीं कहता कि मदारिस का सिस्टम परफेक्ट है, तो वहाँ की कमज़ोरियाँ फिर दूर जब की जाए तो फिर डॉक्टर साहब, आप यहाँ बैठे हुए हैं, मदारिस से पढ़ के निकले हैं और आपने जो है उसके बाद हमें दिखाया कि आप मदारिस के बाद यूरोप जाके एक डिग्री हासिल कर आए हैं। इससे बड़ी क्या मोटिवेशन होगी किसी के लिए? ऐसे कौन सी आप कहेंगे 3 बातें जो आप चाहते हैं मदारिस में सबसे पहले इसको सेट होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मदारिस की जो असनाद है उनकी रिकग्निशन हो। मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ आपको। जो हम दरस निज़ामी मुकम्मल करते हैं, जो फ़ारिग़ तहसील आलिम कहलाते हैं जी, तो उसकी बेस पे जो फाइनल सर्टिफिकेट है उसकी बेस पे हायर एजुकेशन कमीशन हमें इक्वलेंसी देती है MA की, कि आप अब MA कर चुके हैं तो अब ये आपकी इक्वलेंसी है। लेकिन बदकिस्मती से दूसरी तरफ अगर हम किसी इदारे में जाते हैं जहाँ पे एंट्री की रिक्वायरमेंट FA हो, सिंपल FA हो, सिंपल ग्रेजुएशन हो, तो हमारी MA नहीं मानी जाती। ये चीज़ होनी चाहिए। ये एक शॉकिंग चीज़ है कि MA लेके आप उसको FA के इक्वल भी नहीं मान रहे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप यूरोप गए, क्या आपने वहाँ पे जब गए तो आपको मदारिस से निकल के जाना है एक ऐसी जगह से जहाँ पे हम कहते हैं कि बच्चों को जो है अंदर ही रखा जाता है, बाहर की दुनिया देखने नहीं दी जाती, वहाँ गए तो आपको क्या कोई मुश्किल पेश आई वहाँ पे तालीम हासिल करने में? मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए तो मुश्किल ज़रूर पेश आई, क्योंकि मदरसे के बाद फिर मैं 12 साल यूनिवर्सिटियों में रहा, 12 साल में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में रहा जी। तो वहाँ का जो लेवल है एजुकेशन का और रिसर्च का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा है, वो बहुत ऊपर है पाकिस्तानी लेवल से। तो उस लेवल तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी अपने कोलीग्स के अंदर, ताकि पाकिस्तान का नाम भी मेरे साथ जुड़ा था कि एक पाकिस्तानी रिसर्चर है। लेकिन बाइस फ़ख्र हैं कि आप वहाँ से डिग्री लेकर आए। डॉक्टर साहब, फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? फ्यूचर प्लानिंग तो मैं 2 चीज़ों पे फोकस करूँगा। एक तो फुल टाइम कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँगा एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और दूसरी तरफ मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसे शॉर्ट कोर्सेज डिज़ाइन करूँ मदारिस के स्टूडेंट के लिए। मैं ख़ुद उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ, तो मैं उनका माइंडसेट समझता हूँ। तो पाकिस्तानी लीगल सिस्टम के ऊपर, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो मदारिस के स्टूडेंट हैं उनको 2-3 दिन के शॉर्ट कोर्सेज और वर्कशॉप करा के एजुकेट करूँ और कुछ रिटर्न करूँ। ये तो बहुत अच्छी आपकी प्लानिंग है, अल्लाह करे आप अपने प्लान्स में कामयाब हों। और आपका बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, और यकीनन हमारे जो नाज़रीन हैं जिन्होंने इन्हें देखा है उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। ख़ास बात इनकी ये है डॉक्टर साहब की कि वो ये सोचते हैं कि मदारिस के बच्चों के लिए जो है वो लाजमन शॉर्ट कोर्सेज लेके आएँ, ताकि उनको जो है वो सिखाने के बाद इस काबिल कर सकें कि वो बाहर की दुनिया में जब जाएँ तो वो जिस तरह इन्हें मुश्किल आई है वो आसानी से एडजस्ट कर लें। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।